की राज व्यवस्था का ढांचा किस तरीके से था। जो कंपनी का शासन हम पढ़ रहे हैं 1773 से लेके 1858 तक का जो हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। उसमें विभिन्न अधिनियम आए थे, रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसके बाद किड्स इंडिया एक्ट आया था, उसके बाद में हम पढ़ेंगे 1793 का चार्टर एक्ट। साथियों, होता क्या है कि कंपनी ने भारत पर शासन कैसे किया था हम उसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि कंपनी कभी भी भारत में राज करने के लिए नहीं आई थी। वो केवल और केवल किस लिए आई थी? व्यापार करने के लिए आई थी। और उसके बाद जो पलासी और बक्सर का युद्ध हुआ था उसके बाद उनके अंदर राजनीति करने का बीज उत्पन्न हुआ और विभिन्न तरीकों से जो पड़ावों से जिन जिन माध्यमों से वो गुजरे थे उन माध्यमों के बारे में अपने बात करेंगे। मतलब जो एक्ट आए थे, जो 1793 का चार्टर एक्ट आया था उसमें ये कह दिया गया था कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में व्यापार अगले 20 वर्ष तक करेगी। यानी कहने का मतलब है एक तरीके से जैसे वीजा दे दिया जाता है, अमेरिका जाते हैं, लंदन जाते हैं, उस तरीके से वहां के लिए रहने का वीजा दे देते हैं, उसी प्रकार कंपनी का व्यापार 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। जो अनुमति है कंपनी की वो कितनी दे दी थी? 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया था। अब क्या है, प्रत्येक 20 वर्ष बाद में चार्टर एक्ट आएगा जिसके बारे में समय समय पर हम वार्ता करेंगे। इसमें यह कहा गया था कि इस चार्टर एक्ट में यह कह दिया गया था कि जो बंबई है और मद्रास है, इसके जो गवर्नर है ना उनके अधिकार स्पष्ट कर दिए। क्या कर दिए? अधिकार स्पष्ट कर दिए। कहने का मतलब ये है कि जो बंबई प्रांत था भारत का, बंबई प्रांत ये दक्षिण भारत, अगर ये बंबई प्रांत था तो वहां पर इनका गवर्नर को ये जो है ना, आप इतने क्षेत्र पर अपने निर्णय ले सकते हो। और जो मद्रास था नीचे वाला हिस्सा, वहां पर जो गवर्नर था उसको बोल दिया कि आप यहाँ पर अपने तरीके से कार्य कर सकते हो। ये भारत के संदर्भ में बताया जा रहा है। अगर हम बात करें मद्रास और जो बंबई का अधिकार स्पष्ट करने के बाद में ये एक नींव का रखी जाती है राजनीति के अंदर। आगे हम चलते हैं इसके 20 वर्ष बाद, यानी लगभग समय हो जाता है हमारे इतिहास में 1813 का, क्योंकि 20 वर्ष बाद में इनका जो अनुबंधित था 20 वर्ष के लिए जो बात तय की गई थी वो खत्म हो रही थी। मतलब एक तरीके से 20 वर्ष के बाद में इनका एक्ट आना जरूरी था। जो 1813 में एक्ट आता है जिसका नाम था 1813 का चार्टर एक्ट। ध्यान रखना जी, चार्टर एक्ट हमेशा 20 वर्ष बाद आता था, जबकि अधिनियम था वो पहले भी आ जाता था। अब हम बात करते हैं ये क्यों महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। इसमें ये कहा भी इंग्लैंड में बैठे हुए लोगों ने, यानी वहां की संसद ने ये कहा कि अब जो चाय का व्यापार है वो तो केवल करेगी कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन करेगी? ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करेगी। उसके अलावा जितना भी भारत में व्यापार है, चाहे चाय का है, चाहे जूट का है, चाहे किसी भी तरीके का, उसको अन्य व्यक्ति भी कर सकता है, यानी अन्य अंग्रेज भी कर सकते हैं। अंग्रेज भी कर सकते हैं। यानी यहाँ पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारों को कम कर दिया गया था और व्यापार की अनुमति सामान्य इंग्लैंड से आने वाले जो हमारे दूसरे व्यक्ति थे उनके लिए खोल दिया गया था। और इसमें यह कहा गया था कि आज के बाद अंग्रेज भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का सदस्य नहीं है वो भी व्यापार कर सकता है, लेकिन वो चाय का व्यापार नहीं कर सकता है। कहने का मतलब है जो भारत में चाय का क्षेत्र था उस पर एकाधिकार किसका रहेगा? केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी का रहेगा। मतलब चाय का व्यापार कौन करेगी? ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। और चाय का व्यापार किसके साथ करती थी? ये चाइना के साथ करती थी। यहाँ चीन है, चीन के साथ चाय का व्यापार होता था, क्योंकि भारत में चाय आपको पता है असम वाले क्षेत्र में चाय की खेती होती है। 1813 के जो चार्टर एक्ट में मुख्य बात निकल के आई थी, इन्होंने ये सोचा कि जो शिक्षा है क्यों न भारतीयों को शिक्षा दी जाए।
जब किसी बड़े राष्ट्र का निर्माण करना होता है तो वहां हम देखते हैं कि इन्होंने कहा शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया। क्या किया? 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया। कहने का भाव अर्थ ये था कि जो भारतीय हैं वो अच्छी क्वालिटी से पढ़े, अच्छे तरीके से पढ़े, इसके लिए इन्होंने एक बजट तैयार किया जिसका नाम इन्होंने दिया था शिक्षा पर खर्च करने के लिए दिया। यहीं से इन्होंने ये देखा कि चार्टर एक्ट में ये देखा कि जो भारत में एक धर्म है हिंदू धर्म। क्या है? हिंदू धर्म। हिंदू है, एक क्या है? मुस्लिम है। मुस्लिम है, इनमें क्या है? दोनों को लेकर अलग है। एक गाय को महान मानता है, एक सूअर का मीट नहीं खाता है, और इनमें धर्म पर्याप्त मात्रा में विद्यमान है। तो क्यों ना हम भी अपने धर्म का प्रचार करें। और एक नया धर्म आ जाता है ईसाई। ईसाई आ जाता है, ईसाई धर्म आ जाता है। पहली बार धर्म धार्मिक मशीनरियां खोली जाती है, धर्म का प्रचार कहने का भावार्थ है किसका? ईसाई का। मशीनरियां स्थापित की जाती हैं, मशीनें स्थापित की जाती। कहने का मतलब जो ईसाई होगा, जो अगर कोई व्यक्ति ईसाई धर्म कबूल करता है, कहने का मतलब जो ईसाई धर्म को अपनाता है उसको विशेष प्रावधान दिए जाएंगे, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। उनको ज्यादा एक तरीके से पेटेंट व्यवस्था कर दी गई थी। इसमें यह कहा गया था कि उन्हें ज्यादा सुविधाएं दी गई थी। तो ये एक तरीके से एक अच्छा कदम तो नहीं कह सकते, क्योंकि यहां से अंग्रेजों ने अपने धर्म को प्राथमिकता दी थी और इन्होंने क्या किया था? शिक्षा पर पैसे खर्च करने का प्रावधान कर लिया कि भारत की नींव को मजबूत करेंगे, भारत पर लंबे समय तक शासन करेंगे। देखो, कभी भी कोई भी नीति बनानी होती है उसके लिए क्या होता है? हमारे पास एक रूपरेखा होनी चाहिए। अगर हमने अभी अपने को भूख लगी है तो अपने बाजार जाके कुछ भी फास्ट फूड वगैरह जाके खरीद सकते हैं, खा सकते हैं। लेकिन अगर अपने किसी का आम का मतलब आपको जीवन भर आम खाने हैं तो हमें एक पेड़ लगाना पड़ेगा और उसके लिए हमें कुछ वर्षों का 10 या 15 वर्ष तक इंतजार करना पड़ेगा। फिर वो सारी उम्र अपने को क्या देगा? फल देगा। इसी तरीके से अंग्रेजों ने क्या किया था? एक आम का पेड़ लगाया था, शिक्षा का बीज रोपा था। इसकी चर्चा आगे करेंगे, किस तरीके से किया गया था और क्यों किया गया था उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये हो गया 1813 का चार्टर एक्ट। इसके बाद जो अगला हमारा चार्टर एक्ट आता है उसके बारे में देखते हैं कि विशेष प्रावधान क्या किए जाते हैं, किस तरीके से किए जाते हैं। तो एक व्यापार वाला ध्यान रख लेना। आगे हम चर्चा करते हैं इसमें क्या मुख्य बात रह चुकी है। साथियों, ये जो अधिनियम है इनके छोटे छोटे प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। थोड़ा सा ध्यान में रखना। छोटी छोटी एकदम कॉमन बातें हैं, बिल्कुल छोटी छोटी वीडियो में बताई गई हैं। अगर आपने दूसरी वीडियो नहीं देखी है तो वो देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना और हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, नीचे दिया हुआ है लिंक उसका। चलो चलिए बात करते हैं। जैसे ही 1813 का अधिनियम आया यानी चार्टर एक्ट आया तो उसके 20 वर्ष बाद यानी लगभग समय हो जाता है 1833 का, यानी उसके 20 वर्ष बाद में। अब मैंने 1813 वाले अधिनियम में एक चर्चा नहीं की थी। वो चर्चा ये नहीं की थी कि 20 वर्ष के लिए अनुमति पत्र और बढ़ा दिया गया था, क्योंकि हम बार बार चर्चा नहीं करेंगे। तो 20 वर्ष के लिए अनुमति देती तो 1833 का एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट। हम अब इसको क्यों पढ़ते हैं? क्यों इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इसमें एक काम किया गया था। मैंने बताया था कि पिछले वीडियो में बताया था कि 1773 को जो भारत का हिस्सा है ये बंगाल वाला, यानी बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया था? बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया था। ठीक है जी। अब बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया था 1773 के अधिनियम में। अब समय हो जाता है 1833 का। अंग्रेज जम चुके थे, अंग्रेजों ने अपनी जड़ें जमा ली थी। तो इसके लिए इन्होंने क्या करना था? एक बदलाव करना था, यानी भारत की राजनीति को स्थापित करने के लिए इन्होंने क्या कर दिया? कंपनी का
कंपनी का एकाधिकार पूर्ण रूप से समाप्त। कहने का मतलब क्या है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो चाइना के साथ केवल चाय की व्यापार अकेली कर सकती थी और अन्य जो दूसरे अंग्रेज आते थे वो सभी के साथ कर सकते थे। यहाँ सभी के लिए ओपन कर दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी को ये कह दिया कि आप राजनीति का ध्यान रखोगे, यानी राजनीतिक गतिविधियों में ही इन्वॉल्व रहोगे, इसमें ये कर दिया गया था। अब जो मैंने बताया था 1813 के चार्टर एक्ट में कि शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था, इन्होंने उसकी संख्या बढ़ा दी। कितनी कर दी? शिक्षा पर 10 लाख रुपए बजट बढ़ा दिया। 10 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था। क्या किया गया था? प्रावधान किया गया था। साथियों ये क्या हुआ था, इन्होंने जब इससे 20 वर्ष पहले 1 लाख रुपए रखा गया था तो इन्होंने देखा कि उसके परिणाम अच्छे मिले। जब किसी चीज का परिणाम हमें अच्छा मिलता है तो हम क्या करते हैं, उसको और बढ़ा देते हैं। तो इन्होंने देखा कि भारतीयों को रुचि होने लग गई है तो इन्होंने क्या शिक्षा पर बढ़ा दिया और इन्होंने यहाँ पर क्या किया, प्रथम विधि आयोग स्थापना कर दी। प्रथम विधि आयोग की स्थापना कर दी। कहने का मतलब है जब पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो कानून बनाएंगे, अनपढ़ तो नहीं बना सकते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि प्रथम विधि आयोग की स्थापना किस चार्टर एक्ट में हुई थी तो वो हुई थी 1833 के चार्टर एक्ट में। अब हम बात कर रहे थे यहाँ पर जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो 1773 में बनाया गया था। तो इन्होंने क्या किया, पूरे भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया, यानी जो बंगाल का नाम बदलकर बंगाल की गवर्नर जनरल यानी बंगाल का अब क्या हो गया, नया पद आ गया और उसका नाम हो गया भारत का गवर्नर जनरल। अब क्या है, पूरे भारत का गवर्नर जनरल हो गया और पहला भारत का गवर्नर बनता है लॉर्ड विलियम बेंटिंग बनते हैं। भारत के लिए बैटिंग करने के लिए लॉर्ड विलियम बेंटिंग आते हैं, जबकि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग होता है और भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग होता है। बेंटिंग ने काफी सुधार किए थे। इन्होंने क्या किया था, सती प्रथा पर रोक लगा दी। सती प्रथा थी उस पे रोक लगा दी थी, दास प्रथा पर लगा दी थी। भारत में क्या है, एक सती प्रथा प्रचलित थी। जब पति किसी स्त्री का पति मृत्यु को प्राप्त कर लेता था तो उसके पीछे भारतीय रीति रिवाजों के अनुसार क्या होता था, वो उसके पीछे सती हो जाती थी। तो ये एक कुप्रथा थी। राजा राम मोहन राय के साथ, राजा नाम सुना होगा, समाज राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर सती प्रथा और दास प्रथा पे रोक लगा दी। दास प्रथा का क्या मतलब था कि किसी व्यक्ति को जीवन भर के लिए अपना नौकर बना लिया जाता था, दास बना लिया जाता था। वो अपने मर्जी से कुछ सोच नहीं सकता था, किसी भी तरीके से कुछ कर नहीं सकता था। तो अंग्रेजों ने ये देखा, अंग्रेज बुरे नहीं थे, अंग्रेजों ने बहुत कुछ चीजें अच्छी भी की। सती प्रथा, अब मान लीजिए किसी का पति खत्म हो गया, उसमें उस पत्नी का क्या दोष, लेकिन भारतीय संस्कृति में ये था कि अगर पति की मृत्यु हो जाती थी तो पत्नी का कोई औचित्य नहीं है जिंदा रहने का। तो एक कुप्रथा थी जिसे अंग्रेजों ने मिटाया था, अच्छा काम किया था। इसके बाद आता है दास प्रथा। दास प्रथा को भी इन्होंने खत्म कर दिया था कि जिस व्यक्ति को हम जन्म नहीं दे सकते उसको गुलाम भी नहीं बना सकते हैं, क्योंकि प्रकृति सभी को समानता का अधिकार देती है और भारत का संविधान भी हमें समानता का अधिकार देता है। समानता का अपना मूल अधिकार भी है, समानता स्थापित करने का, सभी को समान रूप से समान किया जाएगा, सभी को एक तरीके से समझा जाएगा। तो ये इन्होंने किया था और इन्होंने ये कहा था कि अब जो कोई भी निर्णय होगी ईस्ट इंडिया कंपनी अपने रूप से नहीं होगी। एक विधि आयोग की स्थापना कर दी गई थी और इसके द्वारा एक परिषद का निर्माण कर दिया गया था। परिषद का निर्माण कर दिया था
कि अब इसमें सदस्य शामिल होंगे। तो ये था 1833 का चार्टर अधिनियम, जिसमें मुख्य विशेषताएं थी। सबसे बड़ी जो याद रखने वाली बात है वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग की है, सती प्रथा, दास प्रथा की है, और शिक्षा पर खर्च करने का 10 लाख का प्रावधान किया गया था। और इन्होंने धर्म को और बड़ा कर दिया था, यानी जो ईसाई धर्म स्वीकार करता था उसे विशेष उच्च पदों पर बिठाया जाता था, उसके लिए विशेष प्रावधान किए जाते थे, बनाए जाते थे। अब हमारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी का, मैंने बताया था कंपनी का शासन है 1773 से लेके 1858 तक का है। ये है चार्टर एक्ट। इसके बाद में इसके 20 वर्ष कब होंगे, 20 इसके साथ और जोड़ देंगे तो कब हो जाएगा, 53 में हो जाएगा, यानी 1853 में हो जाता है। उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं कि इसमें क्या प्रावधान रहा था। संविधान के प्रश्न है, इसको पढ़िए ताकि और अच्छे तरीके से अपने इसे कर सकें। हमारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम आने वाला जो चार्टर एक्ट है वो है 1853 का चार्टर एक्ट। कौन सा है, 1853 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या प्रावधान किया गया था। अब मैंने बताया कि ये अंतिम कैसे है, अंतिम ऐसे है कि 1857 में क्रांति हो जाती है जी, और क्रांति के बाद में ये होता है कि कंपनी को वहां से हटा दिया जाता है। कहां से, भारत से हटा दिया जाता है। उस समय ये जब चार्टर एक्ट आया था उस समय डलहौजी थे, कुछ प्रावधान किए थे, भारत में रेल आई थी, डाक आई थी, अच्छी व्यवस्थाएं आई थी सर डलहौजी के। लेकिन 1857 के कारण ये हो गए थे कि यहाँ पर गोद निषेध कर दिया था, हड़प नीति अपनानी शुरू कर दी थी, कारतूस वाला भी कारण था, कई कारण थे जिसकी वजह से ये हुआ। ये मुद्दा अलग है, इसके बारे में अपने बात नहीं करेंगे। 1853 की मुख्य बात है, उसमें मुख्य बात यह है खुली भर्ती, खुली सिविल सेवकों की भर्ती। अब खुली सिविल सेवकों की भर्ती होगा, खुली भर्ती से क्या मतलब है, जो आज आप किसी की तैयारी कर रहे हो, चाहे रीट है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, या किसी की भी तैयारी करते हो, यह सभी को ओपन मौका दिया जाता है। कोई क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य कोई नहीं, सभी को समान रूप से मौका दिया जाता है। तो ये खुली भर्ती का ही है सभी के लिए। पहले क्या होता था कि राजा महाराजा के लोग ही, जो बच्चे होते थे वो ही सरकारी सेवाओं में जाते थे या उच्च पदों पे जाते थे। लेकिन सबसे पहले खुली सिविल सेवकों की भर्ती का प्रावधान कर दिया गया था, और इन्होंने ये देखा गया था कि यहाँ से अब कंपनी का अधिकारों को कम करना शुरू कर दिया गया था, कंपनी के अधिकारों को कम करना शुरू कर दिया गया था। और ये कहा गया था कि कंपनी कुछ भी निर्णय अपने तरीके से नहीं लेगी, वो जो गवर्नर परिषद होगी उससे वो निर्णय लेगी। तो इससे ज्यादा कुछ होगा नहीं। अगर हम देखें यहाँ, अगर आपने पूछे कि वॉइस उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, डलहौजी था, लॉर्ड डलहौजी। उसने क्या प्रावधान किया था, डाक का किया था, रेल लेके आया था। आपको पता है यूपी के अंदर रेलों का जाल बिछा हुआ है सारा का सारा, किसमें, यूपी के अंदर पूरा का पूरा। अंग्रेज क्या करते थे, भारत का ये यूपी वाला हिस्सा है, बिहार वाला है, यहाँ से कच्चे माल को कहाँ ले जाते थे, इंग्लैंड ले जाते थे पूरे को पूरा। तो भारत में अच्छे प्रावधान किए थे, बुरे काम क्या किए थे, ये अच्छे बुरे काम क्या किए थे, बुरे काम किए थे हड़प नीति, हड़प नीति थी, गोद प्रथा पर रोक लगा दी थी, यानी कोई भी राजा जिसके पुत्र नहीं था वो किसी का गोद नहीं लेता, रोक लगा दी थी। तो कुछ बुरे काम ज्यादा किए थे, अच्छे कम किए गए थे, अच्छे काम किए तो ये चार्टर एक्ट यहाँ से 20 वर्ष के लिए आगे बढ़ाना था, लेकिन यहाँ से शासन खत्म हो जाता है, यानी कंपनी का शासन खत्म हो जाता है। मैंने बताया था जो मुगल काल है उसका समय कहां से रहता है, 1526 से कहां तक, 1858 तक रहता है। और कंपनी का कहां तक रहता है, कंपनी का शासन भी, कंपनी का काल भी कहां तक रहता है, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का 1773 से 1858 तक रहता है। इतना ही शासन रहता है।
क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद में शासन सत्ता खत्म। यहां अंग्रेज बैठे हुए थे, मुगल बैठे हुए थे, बाकी जगहों में क्या थे, अंग्रेज थे। अगर हम यहां बात करें और यहां से समय था 1858 का, पूरा शासन खत्म हो जाता है पूरा का पूरा। और इस तरीके से हमारा जो आज का टॉपिक है वो भी खत्म हो जाता है। वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर बताएं। जय हिंद।